वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम एरेज के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम एरेज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एरे है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एरे वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, और हमारा इस वीडियो में जो मेन फोकस है वो है वन डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में पढ़ेंगे। एरे डिक्लेरेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि एरे वेरिएबल्स को किस तरह इनिशियलाइज किया जाता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एरे एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस किया जाता है, चाहे वो हम इंडिविजुअली एक एक करके किसी एलिमेंट को एक्सेस करें या तमाम तरह एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करें, जैसे हम एरे ट्रावर्सल भी कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वन डायमेंशनल एरेज को किस तरह मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइनली हमारे पास डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल प्रोग्राम्स होंगे यूजिंग एरेज, ताकि थ्योरी के साथ साथ आपको एरेज को प्रैक्टिकली अपने प्रोग्राम्स में अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आ जाए। तो एरेज को समझने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, आप पहले से फेमिलियर हो वेरिएबल्स से, डेटा टाइप से, और एटलीस्ट सिंपल फॉर लूप आपको आना लाजमी है। अगर आप वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और फॉर लूप से फेमिलियर नहीं है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाएं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और फॉर लूप के टॉपिक्स को कवर करें, और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको एरेज भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि एरेज क्या है। सो एरे इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ होमोजेनस और सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। यानी कि अगर एक ही किस्म का बहुत सारा डेटा हमें प्रोसेस करना हो तो उस तमाम तो डेटा को हम एक ग्रुप वेरिएबल की सूरत में डिक्लेयर करते हैं और प्रोसेस करते हैं, और उसे हम एरे कहते हैं। तो एरे बेसिकली कलेक्शन है सेम टाइप ऑफ डेटा की, और ये एक नॉन प्रिमिटिव या सेकेंडरी डेटा टाइप कहलाती है सी लैंग्वेज में। तो एक सवाल पैदा होता है कि हम एरे यूज़ क्यों करते हैं। तो उसका मेन रीज़न यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। एरे टाइप वेरिएबल्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज नीड ऑफ प्रोसेसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप। यानी अगर सेम टाइप का बहुत सारा डेटा आप प्रोसेस करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसे अगर हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे तो उसकी मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स क्रिएट करें, हम एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे हम ग्रुप या एरे वेरिएबल भी कह सकते हैं, और वो एक ही वेरिएबल तमाम तर नंबर्स को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। मजीद इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हमें एरे की ज़रूरत कब पड़ती है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज करें कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और आप एरेज और लूप से फेमिलियर नहीं है अभी तक, और प्रोग्राम का पर्पज़ क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो 5 नंबर इनपुट ले यूज़र से और उन तमाम तर नंबर्स को सम करके स्क्रीन पे शो कर दे। तो आप सोचिए कि आपके जहन में क्या सोल्यूशन आ रहा है, आप किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पॉज करके और ये प्रोग्राम पहले बना लें और उस प्रोग्राम को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह से इस प्रोग्राम को बनाएंगे अगर आप लूप्स और एरेज से फेमिलियर नहीं है। तो एक दफ़ा वो प्रोग्राम बन जाए तो आप दोबारा इस वीडियो को रिज्यूम करके यहीं से कंटिन्यू करें। उम्मीद है कि आपने अपना प्रोग्राम बना लिया होगा, उसे कमेंट बॉक्स में पेस्ट भी कर दिया होगा। तो आइए एक सोल्यूशन मैं आपसे यहाँ शेयर करता हूँ कि इस प्रोग्राम को अगर हमें लूप्स और एरेज का नहीं पता तो कुछ हम इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 5 वेरिएबल्स बना रहे हैं, ABCDEF, और एक सम वेरिएबल हमने लिया हुआ है। स्क्रीन को एरेज करने के बाद मैसेज आ गया एंटर 5 नंबर्स, और स्कैनएफ के थ्रू %d 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 %d, और इन 5 वेरिएबल्स में हम इनपुट ले रहे हैं रन टाइम पे। जब ये इनपुट हम ले चुके होंगे इन वेरिएबल्स में ABCDE, तो इनको सम करने के लिए हम सम वेरिएबल यूज करें, सम इक्वल्स टू A + B + C + D + E। तो इन तमाम तर वेरिएबल्स में यूजर ने जो वैल्यूज इनपुट की होंगी वो सम होके इस सम वेरिएबल में आ जाएंगे, और लास्ट में हम प्रिंट कर रहे हैं सम ऑफ %d 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 इज %d। यानी ये 5 वेरिएबल्स हम पहले प्रिंट कर रहे हैं, ये वैल्यूज प्रिंट होंगी और लास्ट में उनका सम डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ इस तरह से, एक मैसेज आएगा एंटर 5 नंबर्स। सपोज हमने ये 5 10 2 4 6 ये नंबर्स देके एंटर प्रेस किया, तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ 5 10 2 4 6 इज 27। तो ये तो हमारी एक ऑर्डिनरी अप्रोच है विदाउट एरेज। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे देखें कि ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है इसमें हमने सिर्फ 5 नंबर्स दिए हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें 100 नंबर्स देने हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम इस तरह से 100 वेरिएबल्स बना दें, और यहाँ पे फिर 100 वेरिएबल्स को प्लस 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 करके सम करें, और फिर उन्हें यहाँ डिस्प्ले करके और सम को भी प्रिंट करवा दें। तो 100 वेरिएबल्स बनाना और उन्हें मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1000 नंबर्स को सम करना है
तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा वेरिएबल्स का, यानी बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे हमें। तो ये फिर एक बहुत मुश्किल सा काम हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बन जाएगा। तो इस मसले को हल करने के लिए सी में एरेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर एक ही तरह का बहुत सारा डेटा आपको प्रोसेस करना हो तो बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स बनाएं, आप एक ग्रुप वेरिएबल बना दें और उसी में तमाम तर वैल्यूज स्टोर कर दें। यही प्रोग्राम हम एरेज के थ्रू बनाएं तो मुख्तलिफ सोल्यूशंस हो सकते हैं, उनमें से एक सोल्यूशन यहाँ मैंने दिया हुआ है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जब मैं आपको एरे समझा चुका हूँगा तो आखिर में इस प्रोग्राम पे हम दोबारा से आएंगे और ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है। तो फिलहाल आप सिर्फ नंबर ऑफ़ लाइन्स को देखें कि ये जो प्रोग्राम है इसमें अगर मुझे 1000 एलिमेंट्स को भी प्रोसेस करना है तो कोड में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं इनमें कोई भी इजाफा नहीं होगा, सेम लाइंस रहेंगी। जस्ट हम कुछ वैल्यूज हैं वो चेंज करेंगे, जैसे यहाँ एरे साइज चेंज होगी और हम यहाँ पे आइट्रेशंस की तादाद चेंज करेंगे। तो जब आप इस प्रोग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे जब आप 1000 नंबर्स को प्रोसेस करेंगे तो ये कोड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये एक मेन रीज़न है कि हम एरेज को यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ही तरह का बहुत सारा डेटा हो जिसे हमें प्रोसेस करना हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एरेज को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और एरेज में किस तरह से डेटा रन टाइम पे स्टोर कर सकते हैं या फिर डेटा को रन टाइम पे हम एरेज में से किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरे डिक्लेरेशन कैसे होती है। एरे डिक्लेरेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करें कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह करते हैं। तो आपको याद होगा सिंटेक्स जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का है वो कुछ इस तरह से है कि आप डेटा टाइप देते हैं, वेरिएबल्स के नाम देते हैं और ऑप्शनली अगर आप इनिशियलाइज करना चाहें वेरिएबल्स को तो आप यहाँ पर कोई वैल्यू भी देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है इंटीजर एज। तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, एज, और ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो 16 बिट सी कंपाइलर में इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, जबकि 32 बिट कंपाइलर्स में और जितने भी मॉडर्न कंपाइलर्स है उनमें इंटीजर वेरिएबल की साइज 4 बाइट्स है। तो आज के इस लेक्चर में मैं भी आगे जब भी इंटीजर की बात करूंगा तो अज्यूम करूंगा कि इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब वेरिएबल क्रिएट होता है मेमोरी में तो उस मेमोरी की कोई ना कोई लोकेशन भी होती है जिसे हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं या एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल नेम है, ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं की। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होती है जो कि अनडिजायर्ड वैल्यूज कहलाती है। अब अगर आप इस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना चाहें तो आप ये इक्वल साइन देंगे और कोई ना कोई वैल्यू भी देंगे। तो फॉर एग्जांपल अब हमने लिखा इंटीजर एज इक्वल्स टू 25, तो ये 25 यहाँ स्टोर हो जाएंगे, तो ये कहलाएगी वैल्यू ऑफ दी वेरिएबल। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि अगर आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करना आते हैं तो एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत आसान है। तो आइए मजीद इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, इंटीजर a, b, c, d, e, f। तो ये 5 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मेमोरी में इस तरह से 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, इनके नाम a, b, c, d, e है और हर एक वेरिएबल के लिए 4 बाइट्स की मेमोरी अलोकेट हो जाएगी और इनका कोई ना कोई एसोसिएटेड मेमोरी एड्रेस भी होगा। और ये 5 वेरिएबल्स हम 5 इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही काम एरेज के थ्रू करना चाहें तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि एरे को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। तो एरे डिक्लेरेशन सिंटेक्स क्या है, सेम देखें, डेटा टाइप दें, एरे वेरिएबल नेम दें और साइज। साइज से मुराद ये है कि आप कितने डेटा आइटम्स इस एरे में स्टोर करना चाहते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, INT हमने लिखा इंटीजर num5। तो num क्या है, वेरिएबल नेम है, ठीक है, 5 क्या है, साइज। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा num और ये वेरिएबल कैपेबल होगा 5 नंबर्स को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 बॉक्स बनाए हुए हैं समझने के लिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लोकेशंस हैं। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि यहाँ तो हम इंडिविजुअल नामों से हर एक लोकेशन को एक्सेस करते हैं, तो अब num जस्ट एक ही नाम है, तो अगर हमें इस लोकेशन को, थर्ड लोकेशन को एक्सेस करना है तो कैसे करें, या फिफ्थ लोकेशन को एक्सेस करना है तो कैसे करें। तो एरे वेरिएबल्स में हर एक लोकेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पहली लोकेशन है इसको एक नंबर अलोकेट कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 0 लिखा है। सेकंड लोकेशन का नंबर क्या होगा, 1 2 3 4। तो 0 से 4 तक हर एक लोकेशन को हमने एक नंबर अलोकेट किया हुआ है और इन लोकेशंस को हम इस तरह से रेफर करते हैं, num of 0 मतलब फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे, num of 1 मतलब सेकंड लोकेशन ऑफ द एरे,
num of 2 मतलब थर्ड लोकेशन ऑफ द एरे, num of 3 फोर्थ लोकेशन ऑफ द एरे, num of 4 लास्ट या फिफ्थ लोकेशन ऑफ द एरे। और ये जो नंबर्स हैं, इन तमाम तर नंबर्स को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर्स और सबस्क्रिप्ट, और इसी वजह से हम एरे वेरिएबल्स को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो अगर हम ये देखना चाहें कि हम इन लोकेशंस को किस तरह एक्सेस करते हैं, तो डिटेल में तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आइडिया के तौर पे यहाँ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर हम लिखते हैं num of 3, यानी इंडेक्स नंबर 3 दिया हुआ है हमने और वेरिएबल का नाम क्या है num, तो ये देखें इंडेक्स नंबर 3 num of 3 यहाँ क्या स्टोर हो गया 5। तो बेसिकली ये जो 5 वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं ये एरे की लोकेशन नंबर 4 है, लोकेशन नंबर 4, लेकिन इंडेक्स नंबर क्या है 3, क्योंकि एरे में जो पहला इंडेक्स नंबर होता है वो 0 होता है और इसको हम लोअर बाउंड भी कहते हैं या लोअर इंडेक्स कहते हैं, और जो लास्ट नंबर होता है उसको हम अपर बाउंड कहते हैं और वो 1 लेस देन द साइज ऑफ एरे होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो ये बहुत आसान है, जिस तरह हम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, बस इतना फर्क है कि हमें यहाँ साइज बताना होगी। अब यहाँ देखिए कि हमने ये देखा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करें, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जब हम डिक्लेयर करें तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी मौजूद हों, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे एरे इनिशियलाइजेशन। तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए साइज के बाद हम क्या देते हैं, कॉमा सेपरेटेड डेटा एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने मेंशन किया हुआ इंटीजर num5 और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हमने क्या दिया है 5, 10, 20, 30, 40। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आप देखेंगे कि इस तरह से एक एरे डिक्लेयर हो जाएगी मेमोरी में और उसमें वैल्यूज भी मौजूद होंगी। जो फर्स्ट लोकेशन है, ठीक है ना, 0 इंडेक्स पे, वहाँ 5 आ गए, फिर 10, फिर 20, 30, 40, तो ये वैल्यूज भी असाइन हो गई। और यहाँ पे साइज को मैंने ग्रीन में इसलिए मेंशन किया हुआ है कि ये जो पार्ट है ये ऑप्शनल है अगर आप एरेज को इनिशियलाइज करते हैं, तो यानी आप इस तरह से लिखें तब भी ठीक है, या फिर आप int num और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं, इक्वल के बाद जितनी वैल्यूज होंगी ऑटोमेटिकली उस साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे इंटीजर एरेज को इनिशियलाइज किया हुआ है, तो आप अगर चाहें तो फ्लोट एरेज को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, और कैरेक्टर एरेज को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल के तौर पे हम कैरेक्टर एरे की इनिशियलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें char4 डेटा टाइप बता दी हमने, उसके बाद डेटा एरे का नाम दे दिया हमने, 8 साइज बता दिया हमने, और जब हम कैरेक्टर एरे इनिशियलाइज करते हैं तो कैरेक्टर्स को सिंगल कोटेशंस में इनक्लोज किया जाता है, जैसे हमने यहाँ किया हुआ है COVID-19। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में एक एरे क्रिएट हो जाएगा, उसका नाम होगा डेटा, और आप देखें इस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो साइज बताना ऑप्शनल है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं चार डेटा COVID-19। तो यहाँ एक और नई चीज मैंने इंट्रोड्यूस की है \0, इसको हम स्ट्रिंग टर्मिनेटर या नल कैरेक्टर भी कहते हैं। तो सी में जब हम कैरेक्टर एरेज की बात करते हैं तो मोस्टली हम कैरेक्टर एरेज को यूज करते हैं स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के लिए। तो मेमोरी में स्ट्रिंग टर्मिनेटर के तौर पे \0 को यूज किया जाता है। तो जब आप इनिशियलाइज करते हैं कैरेक्टर एरे को तो उसमें लास्ट में \0 लगाना लाजमी है। स्ट्रिंग्स को हम एक और तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है कि आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं चार डेटा, और यहाँ पे आफ्टर इक्वल साइन डबल कोटेशंस में आप डायरेक्टली स्ट्रिंग दे दें COVID-19। तो हमने ये लिख दिया है। अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है नल कैरेक्टर प्रोवाइड करने की। तो ये तीनों मेथड्स हैं कि हम किस तरह से कैरेक्टर एरेज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग्स के बारे में हम डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सी में हम कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करते हैं। आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पे जस्ट हम ये सीखते हैं कि अगर ये मैसेज हमें डिस्प्ले करवाना हो तो किस तरह से करवाएं। तो हम यहाँ लिखेंगे printf % और ये एरे का नाम। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो डेटा एरे में जो स्ट्रिंग स्टोर है वो डिस्प्ले हो जाएगा और आउटपुट के तौर पे COVID-19 शो हो जाएगा स्क्रीन में। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि एरे एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। एरे एलिमेंट्स को उनके इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। दो मेथड हैं, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स इंडिविजुअली और डायरेक्टली, और दूसरा जब हमें तमाम तर एरे एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करना हो, और इसे हम एरे ट्रैवर्सल भी कहते हैं। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इंडिविजुअली या डायरेक्टली एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो किस तरह से करें। तो यहाँ पे देखिए हम सेम एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से मेमोरी में एक एरे क्रिएट हो जाएगा, नम नाम है और ये वैल्यूज भी स्टोर हो गई। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं printf %d num2, तो इसका मतलब ये है कि हम num of 2 पे जो वैल्यू है उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं।
तो इस लोकेशन में क्या रखा हुआ है 20, तो 20 विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। फिर अगर हम लिखते हैं printf num4, तो फोर्थ लोकेशन पे क्या रखा हुआ है 40, तो 40 डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं num3 इक्वल्स टू 100, यानी 100 असाइन कर दो num एरे के इंडेक्स नंबर 3 पे, यानी जो लोकेशन नंबर 4 होगी, तो इंडेक्स नंबर 3, लेकिन अगर काउंट करें तो 1 2 3 फोर्थ लोकेशन है, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा 100। इसी तरह से अगर आप scanf में यूज करना चाहें तो scanf %d num of 0, तो जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पास हो जाएगी और आप जो भी वैल्यू देंगे वो इस जगह पे 5 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगी, यानी 5 ओवरराइट हो जाएंगे और यहाँ आप जो भी scanf के थ्रू रन टाइम पे न्यू वैल्यू देंगे वो स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हमने सीखा कि एरे के किसी भी डेटा एलिमेंट्स को अगर हमें डायरेक्टली एक्सेस करना हो तो यूजिंग इंडेक्स नंबर हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइए अब हम डिस्कस करते हैं तमाम तरह एलिमेंट्स को अगर एक साथ हमें प्रोसेस करना हो तो किस तरह से करें। सो एक्सेसिंग ऑल एरे एलिमेंट्स सिक्वेंशियली, तो यहाँ देखिए दोबारा से सेम एरे हम यूज कर रहे हैं, उसे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया हमने, तो ये एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो गई। उसके बाद हम यहाँ क्या यूज करें, फॉर लूप। जैसे कि इस वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वेरिएबल्स और फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है। तो अगर आप फॉर लूप से फेमिलियर नहीं है तो फॉर लूप की वीडियो जरूर देखें। तमाम तर एरे एलिमेंट्स को सिक्वेंशियली एक्सेस करने के लिए हमें एक लूप चलाना होता है और उस फॉर लूप के काउंटर को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, क्योंकि सी में हमेशा लोअर बाउंड 0 होता है। और लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन जो हम देते हैं वो देते हैं लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड। तो यहाँ पे अपर बाउंड क्या है 4, यानी लूप चलाओ लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक। तो यहाँ देखिए हमने आई की वैल्यू 0 कर दी और आई लेस देन इक्वल्स टू 4, और हर आइट्रेशन के बाद आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 का। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है printf %d बैकस्लैश n num of i। तो हर आइट्रेशन में क्या होगा, एरे वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम वेरिएबल i दे देंगे। तो जैसे जैसे i की वैल्यू चेंज होगी तो हर आइट्रेशन में आपका इंडेक्स नंबर चेंज होता जाएगा और आप एक नेक्स्ट लोकेशन को एक्सेस करते जाएंगे। तो आइए इस कोड की एग्जीक्यूशन को हम समझते हैं। तो आई की देखिए इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, तो आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होगी ट्रू। टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होने की सूरत में हम इस लाइन पे आएंगे और आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा 5, और बैकस्लैश n की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन पे आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई की वैल्यू 0 से हो गई 1। तो यहाँ देखा जाएगा कि नम ऑफ 1 पे क्या रखा हुआ है 10, तो वो 10 यहाँ डिस्प्ले हो गए, ठीक है, और लाइन चेंज हो गई और दोबारा से आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2। तो नम ऑफ 2 पे क्या रखा हुआ है 20, तो 20 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी 3, तो नम ऑफ 3 पे क्या रखा हुआ है 30 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई 4, तो नम ऑफ 4 पे क्या रखा हुआ है 40 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे और रिमेनिंग कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से एरेज के तमाम तरह एलिमेंट्स को सिक्वेंशियली एक्सेस करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि वन डायमेंशनल एरेज की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। वन डायमेंशनल एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि मेमोरी को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेमोरी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स और हर एक सेल 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो आप इसको 1 सेल भी कह सकते हैं, 1 बाइट भी कह सकते हैं, 1 करेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक करेक्टर जब मेमोरी में स्टोर होता है तो 1 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा होता है। और हर एक सेल को आईडी के तौर पे एक नंबर अलोकेट किया जाता है जिसको हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 अज्यूम करते हैं कि ये मेमोरी एड्रेसेस हैं और ये आपकी मेमोरी लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो सेल्स हैं यहाँ से कंटिन्यू है क्योंकि मेमोरी इज वेरी लार्ज। और यहाँ पे देखिए अगर हम ये लिखते हैं 4 CH=Y, तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि मेमोरी में एक बाइट रिजर्व होगा और वहाँ पे Y को स्टोर कर दिया जाएगा और इस लोकेशन का नाम क्या होगा CH। उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, जैसे यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है 10। तो ये जो हम एड्रेसेस दे रहे हैं जस्ट इमेजिनरी एड्रेसेस दे रहे हैं, नॉर्मली हम हेक्साडेसिमल नंबर्स में एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर कोई इंटीजर स्टोर होता है, जैसे हमने लिखा int a=5, तो ये देखिए यहाँ पे 4 बाइट्स रिजर्व हो रहे हैं 17 18 19 20। तो इन 4 बाइट्स में एक ही नंबर स्टोर हो रहा है 5, क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। ये तो हमने देखा कि ऑर्डिनरी वेरिएबल्स किस तरह स्टोर होते हैं मेमोरी में। अब हम बात करेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे की। सो एरे डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, यानी एरे के जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो मेमोरी में एक दूसरे के साथ लगातार सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू
तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं इंटीजर नम और एक एरे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, अगर ये मेमोरी में स्टोर होगी तो किस तरह से होगी। तो यहाँ पे देखिए नम एरे का नाम है, ये वैल्यूज हैं 5, 10, 20, 30, 40। इंडेक्स नंबर्स हैं नम ऑफ 0, नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4। ये लोकेशंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस तरफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी एड्रेस। तो जो पहला डेटा एलिमेंट होगा एरे का, सपोज करें उसका एड्रेस है 15,000, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 4 बाइट्स के बाद 15,004 पे स्टोर होगा, क्योंकि एक इंटीजर डेटा आइटम 4 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसलिए 15,000, 15,001, 15,002, 15,003 ये चारों बाइट्स रिजर्व होंगे इस एक नंबर के लिए। तो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट स्टोर होगा 15,004 पे, उसके बाद 15,008, 15,012 और लास्ट जो स्टोर होगा 15,016 पे। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी में ये जो डेटा एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ लगातार एक सीक्वेंस में स्टोर हो रहे हैं। तो याद रखें कि मेमोरी में जो एरेज के डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं एक साथ। उम्मीद है कि वन डायमेंशनल एरेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सी के कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं जिनमें हम एरेज को यूज करेंगे, ताकि आप एरेज को प्रैक्टिकली अपने प्रोग्राम्स में यूज करना सीख सकें। वन डायमेंशनल एरे के पहले एग्जांपल के तौर पे हम एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं। तो पहले इस प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं और फिर इसके कोड को हम समझते हैं। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 इज स्टोर्ड एट एरे इंडेक्स 0, 10 is stored at array index 1, 20 is stored at array index 2, 30 is stored at array index 3, 40 is stored at array index 4। उसके बाद सेम वही वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, 40, 30, 20, 10, 5। तो यहाँ पे जो एरे में इंटीजर नंबर्स स्टोर हैं पहले हम उन्हें सीक्वेंस में प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद उसी एरे को हम रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम के कोड को समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है i, जो काउंटर के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, और एरे को इनिशियलाइज किया है num। वैल्यूज स्टोर कर दी 5, 10, 20, 30, 40। तो 5 एरे इंडेक्स 0 पे मौजूद है, 10 एरे इंडेक्स 1 पे, 20 एरे इंडेक्स 2, 30 एरे इंडेक्स 3 और 40 एरे इंडेक्स 4 पे। तो पांचों इंटीजर्स एरे में स्टोर हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्क्रीन रेज कर रहे हैं, उसके बाद फार लूप चला रहे हैं। तो फार लूप 0 से लेकर कहाँ तक हम एग्जीक्यूट करें, 4 तक, तो लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक। उसके बाद प्रिंट एफ कमांड हम दे रहे हैं। तो प्रिंट एफ कमांड में हमने लिखा हुआ है %d इज स्टोर्ड एट एरे इंडेक्स %d। तो फर्स्ट %d की जगह पे नम ऑफ i, नम ऑफ i यानी i की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो नम ऑफ 0 पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और नम ऑफ 0 पे मौजूद है 5, तो 5 डिस्प्ले हो जाएंगे। और i की वैल्यू 0 है तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगी कि 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू स्टोर है। तो इसी तरह से आइट्रेशंस चलती रहेंगी, 0, 1, 2, 3, 4, और तमाम तर एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने एक और लूप दिया हुआ है, लेकिन इस लूप को अब देखें हम रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं। तो i की इनिशियल वैल्यू 4 कर दी हमने, और लूप कब तक चलेगा, जब तक i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और i में हम डेक्रीमेंट कर रहे हैं हायर आइट्रेशन के बाद। तो नेक्स्ट लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं %d। %d की जगह पे हम क्या दे रहे हैं, नम ऑफ i। तो i की इनिशियल वैल्यू 4 है, तो नम ऑफ 4 पे क्या मौजूद है, 40, तो 40 डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे i की वैल्यू डेक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो नम ऑफ 3 पे 30 मौजूद है, प्रिंट हो जाएंगे। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो नम ऑफ 2 पे 20 मौजूद है, प्रिंट हो जाएंगे। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो नम ऑफ 1 पे 10 मौजूद है, वो प्रिंट हो जाएंगे। और फिर i की वैल्यू हो जाएगी 0, तो नम ऑफ 0 पे 5 मौजूद है, प्रिंट हो जाएंगे। और जैसे ही i की वैल्यू -1 होगी तो हम इस लूप से बाहर और प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए एक बार फिर इस प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 रोज में हमने फॉरवर्ड में एरे को प्रोसेस किया हुआ है, लास्ट 5 रोज में हमने एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाया हुआ है। तो आइए अब एक और प्रोग्राम डिस्कस करते हैं एरेज का। एरे के इस एग्जाम्पल प्रोग्राम में हम यूजर से 10 नंबर इनपुट लेंगे, उन नंबर्स को एक एरे में स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम उन नंबर्स को सम करके उनका सम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। तो आइए पहले आउटपुट देखते हैं इस प्रोग्राम का। तो जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे मैसेज आ गया एंटर 10 नंबर्स। तो हम कोई भी 10 नंबर्स एंटर करते हैं। जैसे ही आप 10 नंबर्स कंप्लीट करेंगे तो स्क्रीन पे क्या शो होगा, इन तमाम तर नंबर्स का सम। तो देखिए जो भी हम ऊपर नंबर दे चुके हैं उन तमाम तर को जब हम सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 53। तो स्क्रीन पे कंप्यूटर ने शो कर दिया सम इज 53। तो इस प्रोग्राम में हम ये जो 10 नंबर इनपुट ले रहे हैं, पहले हम इन्हें एरे में स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद इनको सम करके स्क्रीन पे रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम की कोडिंग को समझते हैं।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं एक एरे नम ऑफ 10। तो 10 साइज है, यानी हम इसमें 10 नंबर्स स्टोर कर सकते हैं और 10 के 10 इंटीजर्स होंगे। एक हम इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं सम, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और एक काउंटर वेरिएबल के तौर पे हम यूज़ करेंगे आई, तो आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद हम स्क्रीन इरेज कर रहे हैं और एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, एंटर एनी 10 नंबर्स। तो अब यहाँ पे मेन लॉजिक है, जिसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक लूप चला रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि लोअर बाउंड एरे का 0 होगा और अपर बाउंड 9 होगा। तो ये लूप चलेगा 0 से 9 तक और हर आइट्रेशन के बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा, और हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो 1 बाय 1 एरे में स्टोर होता रहेगा। तो जो फर्स्ट नंबर देंगे एरे की लोकेशन 0 पे स्टोर होगा, फिर सेकंड नंबर देंगे एरे की लोकेशन 1 पे होगा, और लास्ट जो नंबर देंगे वो एरे के इंडेक्स नंबर 9 पे स्टोर होगा। एक दफ़ा जब एरे में तमाम तर एलिमेंट्स आ जाएंगे तो फिर हम एक और लूप चला रहे हैं, दोबारा से उस एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं ताकि हम उस एरे में जितने भी नंबर्स स्टोर हैं उन्हें सम कर सकें। तो यहाँ पे देखिए सेम आई की वैल्यू 0 दी हुई है, कब तक लूप चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 9 हो, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे इनिशियली सम वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, तो 0 में प्लस क्या होगा, नम ऑफ आई। तो नम ऑफ आई का मतलब है नम ऑफ 0 इनिशियली। तो 0 लोकेशन पे आपने जो भी पहला नंबर दिया होगा वो सम वेरिएबल के साथ सम होने के बाद उसका जो रिजल्ट है ओवरराइट हो जाएगा सम वेरिएबल में। यानी अगर सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी और आपने जो पहला नंबर इनपुट किया है वो 5 है, तो 0 प्लस 5, तो जो 5 रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा सम वेरिएबल में। तो इसी तरह से ये आइट्रेशंस रिपीट होती रहेंगी और सेकंड नंबर ऐड होगा सम वेरिएबल में, फिर थर्ड नंबर ऐड होगा, फिर फोर्थ नंबर, फिर फिफ्थ नंबर, और इस तरह से तमाम तर जो एरे में स्टोर्ड नंबर्स हैं सम वेरिएबल में सम होते जाएंगे। और जैसे हम इस लूप से बाहर आएंगे तो फिर हम सम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। तो एक बार फिर इस प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा एंटर इन 10 नंबर्स। अब हम फर्स्ट नंबर दे रहे हैं 4, तो ये एरे इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगा। इसी तरह से सेकंड नंबर हमने दे दिया 5, तो एरे इंडेक्स 1 पे स्टोर होगा। तो आप जो भी नंबर देते जाएंगे वो एरे में स्टोर होते रहेंगे, और फाइनली जब 10 नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर रिजल्ट शो हो जाएगा। तो आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम एरेज की। उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम दो एरेज के जो डेटा एलिमेंट्स हैं उनको सम करके एक थर्ड एरे में स्टोर करें और फिर रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवा दें। इस प्रोग्राम में हम वन डायमेंशनल एरेज की एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो आइए पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और फिर इसकी कोडिंग पे आते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो मैसेज आ जाएगा एंटर एनी 5 वैल्यूज फॉर एरे ए। तो हम कोई भी 5 नंबर्स दे देते हैं रेंडमली। जैसे ही 5 नंबर कंप्लीट होंगे तो फिर नेक्स्ट मैसेज आ जाएगा एंटर एनी 5 वैल्यूज फॉर एरे बी। तो सेकंड एरे के लिए फिर आप कोई भी 5 वैल्यूज दे सकते हैं। और जैसे ही 5 वैल्यूज सेकंड एरे के लिए कंप्लीट होंगी तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एरे ए में आपने पहली वैल्यू दी थी 6, उसको ऐड किया गया पहली वैल्यू जो बी में आपने दी उसके साथ, यानी 6 + 9, और रिजल्ट शो हो गया 15। तो इसी तरह से एरे ए की सेकेंड वैल्यू को एरे बी की सेकेंड वैल्यू के साथ सम किया गया, एरे ए की थर्ड वैल्यू को एरे बी की थर्ड वैल्यू के साथ, एरे ए की फोर्थ वैल्यू को एरे बी की फोर्थ वैल्यू के साथ, और एरे ए की फिफ्थ वैल्यू को एरे बी की फिफ्थ वैल्यू के साथ सम करके आखिर में रिजल्ट शो कर दिया गया। तो लास्ट में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें 6, 7, 3, 4, 5 ये एरे ए की वैल्यूज़ हैं, 9, 4, 5, 3, 7 ये एरे बी की वैल्यूज़ हैं, और जो रिजल्ट है वो हमने एरे सी में स्टोर किया हुआ है थर्ड एरे में। तो 15, 11, 8, 7, 12 ये एरे सी में स्टोर है और वहीं से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम के कोड को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एरेज को डिक्लेयर करें, एरे ए साइज 5, एरे बी साइज 5, एरे सी साइज 5, यानी तीनों एरेज की साइज सेम रखी है हमने, और तीनों एरेज की कैपेसिटी 5 इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने की है। इसके अलावा हमने आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसे हम फॉर लूप में एज ए काउंटर वेरिएबल यूज करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करें, स्क्रीन इरेज, उसके बाद एक printf में मैसेज दिया हुआ है एंटर एनी 5 वैल्यूज फॉर एरे ए। इस मैसेज के बाद फॉर लूप चलेगा और ये लूप हम चला रहे हैं 0 से 4 तक। 0 एरे का लोअर बाउंड है और 4 अपर बाउंड, और यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं और 1 बाय 1 जो हम नंबर देंगे वो स्टोर कहाँ होगा, ए ऑफ आई, यानी जो फर्स्ट नंबर हम इनपुट करेंगे एरे ए की 0 लोकेशन पे स्टोर होगा, दूसरा जो हम नंबर देंगे एरे ए के इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर होगा। इस तरह से पांचों के पांचों नंबर जो हम इनपुट करेंगे एरे ए में स्टोर हो जाएंगे, और उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा एंटर एनी 5 वैल्यूज फॉर एरे बी। तो सेम कोड हमने देखिए रिपीट किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे हमने एरे का नाम चेंज किया है बी।
क्योंकि यहाँ पर भी हम इनपुट ले रहे हैं 5 नंबर और वो स्टोर होंगे किसी न किसी एरे में, तो यहाँ पे किस में स्टोर हो रहे हैं, एरे बी में। उसके बाद यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन, तो सेम हमने लूप दिया हुआ है जो 0 से 4 तक एग्जीक्यूट होगा। और तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ए ऑफ 0 पे जो वैल्यू होगी और बी ऑफ 0 पे जो वैल्यू होगी, तो उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा और रिजल्ट सी ऑफ 0 पे स्टोर होगा। इसी तरह से जब ये लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी तो ए ऑफ 1 पे जो वैल्यू होगी और बी ऑफ 1 पे जो वैल्यू होगी वो दोनों सम होके सी ऑफ 1 पे स्टोर होंगे। तो इस तरह से तमाम तर जो नंबर्स हैं एरे ए के और एरे बी के सम होते जाएंगे और रिजल्ट सी एरे में स्टोर होता रहेगा। फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट्स को शो करने के लिए एक बार फिर लूप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से आई को 0 से इनिशियलाइज किया है और कब तक ये लूप चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 होगी। और इस लूप की बॉडी में प्रिंट इंस्ट्रक्शन जो हमने दी है उसमें देखिए हमने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है बैकस्लैश n%d, तो लाइन चेंज होगी और इस %d की जगह पे a ऑफ i यानी ए एरे में से फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू रखी हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी, प्लस साइन डिस्प्ले होगी। उसके बाद बी एरे में से वैल्यू प्रिंट होगी, इक्वल साइन आएगी, उसके बाद सी एरे की 0 लोकेशन पे जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा और 1 बाय 1 एरे ए, एरे बी और एरे सी की वैल्यूज डिस्प्ले होती रहेंगी। तो याद रखें कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो किस में, सी एरे में। और जैसे हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर 5 वैल्यूज फॉर एरे ए, हम कोई भी 5 वैल्यूज दे देते हैं। अब मैसेज आएगा एंटर 5 वैल्यूज फॉर एरे बी। तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो आप देखें रिजल्ट शो हो गए। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हम एरे सी में क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो एरेज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आज की इस वीडियो में हमने 1 डायमेंशनल एरेज को कवर किया है। 2 और मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा करेक्टर एरे और स्ट्रिंग्स के लिए भी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम करेक्टर और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।